हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए हिंदी के 10 चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं और यकीन मानिए ये क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। इस क्लास में आपको हिंदी से रिलेटेड वो सारी बातें बताई जाएगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को जो है वो स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखिएगा, आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग हिंदी का पहला टॉपिक वर्ण विचार को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले वर्णों के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, उसके बाद हम लोग इसका क्लासिफिकेशन को देखेंगे यानी कि वर्गीकरण को, एंड लास्ट में हम लोग जो है वो इनके उच्चारण स्थान को देखने वाले हैं। ठीक है, तो 3 चीज़ जो है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी को यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो वर्णों की गणना 2 आधार पर की जाती है। ठीक है, वर्णों की गणना जो है वो 2 आधार पर की जाती है, उच्चारण एवं लेखन के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग लेखन के आधार पर बात करते हैं। वर्तमान लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 होती है। ये चीज़ आपको याद रखनी होती है। ठीक है, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्तमान लेखन के आधार पर जो है वो वर्णों की संख्या 52 होती है। अब इनमें से जो है वो कितना स्वर होता है, कितना व्यंजन होता है, कितना संयुक्त होता है और कितना अयोगवा होता है, ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे जो है वो 11 स्वर होता है, 35 व्यंजन होता है, 4 संयुक्त होता है और 2 जो है वो अयोगवा होता है। एक बात यहाँ पे हम आपको बता दें कि अयोगवा जो है वो ना तो स्वर होता है और ना तो व्यंजन होता है। तो यहाँ पे हम केवल वर्णों के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए इनको जो है इंक्लूड किए हुए हैं। तो देखिए, टोटल यहाँ पे 52 वर्ण हुए। अब 11 स्वर्ण में कौन कौन सा आता है, तो यहाँ पे देखिए अमेकर आ, हर्षय, दुर्घय, यहाँ पे एक हर्षव को जो है वो छोड़ दिया गया है और इस तरह यहाँ पे जो है वो आपका 11 स्वर वर्ण होते हैं। ठीक है, अयुग्मा 2 होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि 35 व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन जो है वो आते हैं। देखिए, यहाँ पे व्यंजन वर्ण है। 35 व्यंजन में से आपका सबसे पहले क वर्ग का 5 व्यंजन, क ख ग घ अंगा, च वर्ग का 5 व्यंजन, ट वर्ग का वैसे ही आपका 5 व्यंजन आ जाता है और त वर्ग का आपका 5 वर्ण, प वर्ग का भी 5 वर्ण और ऐसे जो है आपका 25 वर्ण होता है। ठीक है, और इन्हीं 25 को जो है हम लोग स्पर्श व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे आपका अंतस्थ हो जाता है। अंतस्थ में आपका 4 वर्ण आता है, य र ल व। ठीक है, उसमें आपका 4 वर्ण आता है, तीनों सा और एक हा। ठीक है, संयुक्त में आपका जो है वो 4 वर्ण आता है और संयुक्त में आपको याद क्या करना है, संयुक्त में जो है वो आपको छ त्र ज्ञ स्त्र। ठीक है, इनका जो है वो किस किस से मिलके बना है, किन किन वर्णों से ये चारों वर्ण बना होता है संयुक्त वर्ण, ये चीज़ें भी आपको पूछी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं तो द्विगुण व्यंजन। देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है कि द्विगुण व्यंजन को जो है वो उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है और ड और ढ। ठीक है, उसके नीचे अगर बिंदु लगाते तो ये सब जो है हमारा द्विगुण व्यंजन कहलाता है। द्विगुण व्यंजन की संख्या जो है वो 2 होती है। तो सबकी संख्या यहाँ पे आपको जो है वो याद रखनी होती है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ पे और क्या आपको जानकारी याद रखनी है। तो देखिए, जिस तरह सबसे इकाई यूनिट को याद रखा जाता है, उस तरह अगर हिंदी में आपको सबसे इकाई यूनिट को पूछा जाए तो सबसे छोटी जो यूनिट होती है, इकाई होती है, एक तरह समझिए वह ध्वनि होती है, जिसको हम लोग वर्ण भी कहते हैं। उससे थोड़ा बड़ा जाए तो अक्षर होता है, अक्षर से बड़ा पद होता है जिसको हम लोग शब्द भी कहते हैं, और पद से बड़ा जो है पदबंध होता है, पदबंध से बड़ा जो है आपका उपवाक्य होता है और उपवाक्य से बड़ा जो है वो वाक्य होता है। तो ये आपको यहाँ पे ये चीज़ भी याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पे इसको जो है वो ऑर्डर पे अरेंज करने भी दे दिया जाता है। चलिए, और चीज़ें क्या चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो देखिए, यहाँ पे जो है आपको हिंदी में वर्णों की संख्या किसके अकॉर्डिंग जो है वो हिंदी में क्या कितने वर्णों की संख्या होती है, ये आपको याद रखनी है। देखिए, विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो है वो आपका हिंदी में अलग अलग वर्ण की संख्या देखने को मिल जाएगी। तो किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार हिंदी में जो है वो 43 वर्ण होते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो है वो हिंदी में 46 वर्ण होते हैं और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा बात करें तो उदय नारायण तिवारी के अनुसार जो है वो हिंदी में 51 वर्ण होते हैं और इसके अलावा धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार जो है वो आपका हिंदी में 53 वर्ण होते हैं। तो यहाँ पे 4 विद्वान हैं, हिंदी के एक तरह से समझ लीजिए विद्वान हैं, और इन्होंने जो है वो हिंदी के वर्णों को क्लासीफाई किया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। इसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं कि उच्चारण के स्थान पर, हम लोगों ने लेखन के आधार पर देख लिया, अब हम लोग बात करते हैं कि उच्चारण के स्थान पर जो है वो वर्णों को कितने में बांटा गया है। तो देखिए, उच्चारण के स्थान पर जो है वो स्वर और व्यंजन की संख्या जो है वो 45 होती है।
लेखन के आधार पर हम लोगों ने 52 देखा, उच्चारण के स्थान पर 45 होती है। अब 45 में स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। तो स्वर की संख्या जो है वो 10 होती है। जैसे हम लोगों ने उसमें देखा कि 11 होती है स्वर की संख्या, तो उसमें से अगर हम लोग री को हटा देते हैं तो हमारा जो है वो 10 स्वर बच जाता है। ओके, व्यंजन की संख्या जो है वो 33 होती है आपके उच्चारण के आधार पर, द्विगुण की संख्या 2। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास टोटल जो है वो 45 आ जाती है। अब इस व्यंजन के अंतर्गत जो है वो क्या क्या आती है ये आपको पता होनी चाहिए कि 35 स्पर्श व्यंजन आ जाती है, जिसको हम लोगों ने पहले भी बात किया कि क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, त वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका 5 वर्ग आ जाता है, जिसमें से 25 स्पर्श व्यंजन आ जाती है। इसके अलावा 4 ऊष्म और 4 अंतस्थ। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। चलिए, इसके अनुसार जो है यहाँ पे आपका व्यंजन की संख्या 33 और द्विगुण 2 जोड़ गया तो हो जाता है आपका 35। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी याद रखना है कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वर और व्यंजन की संख्या जो है वो 46 होती है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत कितना स्वर होता है, कितना व्यंजन होता है, यहाँ पे ये भी कभी भी पूछ लिया जाता है। तो कामता प्रसाद अनुसार के साथ मतलब कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार अगर आपको पूछा जाए कि स्वर की संख्या कितनी है तो आप बोलोगे 13 स्वर। व्यंजन की संख्या कितनी है तो 33 व्यंजन। ठीक है, टोटल कितना वर्ण है तो 46 वर्ण। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ये पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि परंपरागत, मूलता या सामान्यता स्वरों की संख्या कितनी होती है तो आप कहोगे 13। ठीक है, परंपरागत, मूलता, सामान्यता स्वरों की संख्या कितनी होती है तो 13। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए कि हिंदी के वर्णों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लिए। अब हम लोग क्लासीफाई करते हैं, इसका वर्गीकरण करते हैं कि वर्णमाला को जो है वो कितने वर्गों में बांटा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्वर वर्ण में। उसके बाद दूसरा भाग जो है वो आपका व्यंजन वर्ण है। तो 2 भागों में बांटा जाता है, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। ठीक है, और किस आधार पर बांटा गया है, मात्रा या फिर उच्चारण के आधार पर। देखिए स्वर वर्ण जो है आपके 11 होते हैं। जनरली अगर बात करें सामान्यता तो स्वर वर्ण 11 होते हैं, व्यंजन वर्ण जो है वो 39 होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्वर वर्ण की बात करते हैं। स्वर वर्ण को जो है वो आगे चलकर 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले ह्रस्व स्वर या फिर ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम जो है वो मूल स्वर है। ठीक है, और इसके अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, अ, हर्षई, हर्षव, री। ठीक है, और चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है कि अ को जो है यहाँ पे उदासीन स्वर कहते हैं। उसके बाद इसके अलावा जो है अ, ई, हर्षव, ये तीनों को अगर साथ मिला दिया जाए तो इसको जो है हम लोग प्राकृतिक स्वर कहते हैं। ठीक है, तीनों में से किसी को जो है वो प्राकृतिक स्वर कहते हैं। तो आपको यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि उदासीन स्वर कौन सा है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको ये सब जो है वो यहाँ पे याद रखनी है। दूसरा है दीर्घ स्वर। ठीक है, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। यहाँ पे हमने ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। दीर्घ स्वर की संख्या जो है वो 7 होती है। कौन कौन से दीर्घ स्वर होते हैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अमिकर आ, दुर्घय, दुर्घव, आय, आय, ओ, आव। ठीक है, ये सब जो है वो आपका दीर्घ स्वर होता है। अब देखिए आ हो गया, दुर्घय हो गया, दुर्घव हो गया। ठीक है, तो ये सब जो है आपका सजातीय स्वर है और इसका दूसरा नाम जो है वो मूल दीर्घ स्वर है। तो आपको जनरली क्या होता है, एक नाम पता होता है और एग्जाम में जो है वो दूसरे नाम से आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो आपको सभी नाम को लेकर चलना है। सेकंड पॉइंट पे क्या है कि आय, आय, ओ, आओ। ठीक है, तो ये सब को जो है वो आपका विजातीय स्वर कहा जाता है और इसका दूसरा नाम जो है आपका संयुक्त स्वर भी है। तीसरा टाइप क्या है, प्लुप्त स्वर। ठीक है, प्लुप्त स्वर जैसे कि अगर आप लोग बोलते हो, देखिए पुराना जो ग्रामर है आपको वहाँ पे राम को जो है कुछ ऐसे लिखा मिलेगा। ठीक है, डट टाइप का, तो यहाँ पे जो ये वर्ण है बीच वाला उसको जो है प्लुप्त स्वर कहा जाता है। ठीक है, प्लुप्त स्वर। उसी तरह ओम को अगर आप लोग देखोगे तो किताब में जो है वो बीच वाला ड टाइप का दिखेगा, तो वो बीच वाला जो है वो आपका प्लुप्त स्वर कहलाता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने सीख लिया कि स्वर वर्ण का 3 टाइप क्या क्या होता है और किसे किसे कहते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि व्यंजन वर्ण के बारे में। व्यंजन वर्ण की संख्या जो है वह 39 होती है। उसमें से इसका क्लासिफिकेशन करें तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। कौन कौन से, कंठीय व्यंजन जिसमें क वर्ग के 5 व्यंजन आ जाते हैं, तालव्य व्यंजन जिसमें च वर्ग का आपका 5 वर्ण आ जाता है। देखिए यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है कि तालव्य व्यंजन जो होते हैं, ठीक है, च वर्ग वाले जितने भी व्यंजन होते हैं उनको जो है वो संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्या है, मूर्धन्य व्यंजन जिसके अंतर्गत जो है वो ट वर्ग के सारे व्यंजन आ जाते हैं, 5 व्यंजन आते हैं। ठीक है, उसके अलावा दंतव्य व्यंजन, दंतव्य व्यंजन में आपका त वर्ग का सारे वर्ण आ जाते हैं, त से लेके ना तक। और नेक्स्ट आता है ओष्ठीय व्यंजन। ठीक है, जिसमें आप
को जो है वो प वर्ग के सारे वर्ण आ जाते हैं। तो इस तरह यहाँ पे आपका जो है वो पाँचों का 25 यहाँ पे अस्पर्श व्यंजन हो गया। इसके अलावा व्यंजन वर्ण का नेक्स्ट टाइप क्या है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन को जैसे कि य, र, ल, व, ठीक है, और इसकी संख्या क्या है? तो 4। उसके अलावा आपका व्यंजन वर्ण का नेक्स्ट टाइप क्या है? उसमें व्यंजन, इसमें आपका तीनों स और एक ह आ जाता है और इसकी संख्या भी 4 है। उसके अलावा आपका नेक्स्ट टाइप क्या है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है, ठीक है, और आपको पहले भी बताया कि इनका जो है वो आपको किस किस वर्णों से मिलकर बना है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइप है द्विगुण व्यंजन, ठीक है, जिसको हम लोग दूसरा नाम उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या होते हैं? इनकी संख्या जो है वो 2 होती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि वर्गीकरण को आसानी से देख लिया, ठीक है, हिंदी वर्णमाला के वर्गीकरण को। 2 चीज़ हमारा यहाँ पे हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखना है जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। देखिए, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि व्यंजनों के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, ठीक है, तो व्यंजनों के बीच की कड़ी जो है वो अयोगवाह को कहा जाता है, जिसको हम लोग अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अयोगवाह को असंगत वर्ण भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि असंगत वर्ण किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा अयोगवाह, ठीक है। आपको ये 2 ऑप्शन भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अयोगवाह ना तो स्वर है और ना व्यंजन है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑप्शन दे दिया जाए, ठीक है, कि इनमें से कौन सा जो है वो आपका स्वर वर्ण है, और अगर आपको ऑप्शन में ये सब दे रखा है अनुस्वार या फिर विसर्ग, तो आप इसे जो है वो टिक नहीं करोगे, क्योंकि ये सब जो है वो ना तो स्वर है और ना व्यंजन है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि संघर्षी वर्ण। संघर्षी वर्ण किसे कहा जाता है? 6 वर्ग के जितने भी 5 वर्ण आते हैं उनको जो है वो संघर्षी वर्ण कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए स्पर्श संघर्षी किसे कहते हैं, तो स, इस स को जो है वो स्पर्श संघर्षी वर्ण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, और क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं, कभी कभी जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि प्राणत्व के आधार पर वर्ण के प्रकार। तो प्राणत्व के आधार पर जो है वो वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, महाप्राण और अल्पप्राण। महाप्राण किसे कहते हैं? अधिक वायु निकलती है। जब हम लोग जो है वो ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण करने पर जो है वो हमारे मुख व नाक से जो है वो ज़्यादा वायु निकलती है, अधिक मात्रा में वायु निकलती है, हवा निकलती है, तो हम लोग जो है वो उसे महाप्राण वर्ण कहते हैं। तो जैसे कि आप लोग देखोगे कि सभी वर्ग के जो है वो आपका दूसरा और चौथा वर्ण, ठीक है, आपका महाप्राण के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जितने भी ऊष्म व्यंजन है, ठीक है, वो आपके महाप्राण के अंतर्गत आता है। ओके, अल्पप्राण क्या होता है? जिसके उच्चारण से मुख व नाक से जो है वो कम वायु निकलती है, ठीक है, उसे हम लोग अल्पप्राण कहते हैं। अब सभी वर्ग की अगर हम बात करें, पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जो है वो आपका अल्पप्राण के अंतर्गत आता है, या फिर इसके अलावा जो है जितना भी स्वर वर्ण है वो भी अल्पप्राण के अंतर्गत आता है, और इसके अलावा जो है वो आपका अंतस्थ, जितने भी ये अंतस्थ वर्ण है वो भी आपका जो है वो अल्पप्राण के अंतर्गत आता है। तो इतना सारी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। अब हम लोग और एक टाइप को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, घोषत्व के आधार पर वर्णों की संख्या, ठीक है। ये भी आपसे पूछा लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में कि घोषत्व के आधार पर वर्णों की कितनी संख्या है। तो घोषत्व के आधार पर जो है वर्णों की 2 संख्या होती है, ठीक है, 2 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सघोष, या फिर जिसको हम लोग दूसरा नाम घोष वर्ण के नाम से जानते हैं, और दूसरा टाइप है अघोष, ठीक है। सघोष, अघोष, या फिर घोष या फिर अघोष, ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, दोनों सेम चीज़ है। अब देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में जो है वो स्वर तंत्रिका में कंपन हो उसे हम लोग जो है वो घोष वर्ण कहेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में जो है वो स्वर तंत्रिका में कंपन ना हो उसे हम लोग अघोष वर्ण कहेंगे। घोष वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं ये आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, घोष वर्ण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है कि ग, घ, अंगा, तो जितना भी वर्ग है आपका तृतीय, चतुर्थ और पंचम, ये चीज़ आपको याद रखना है। ये सब जो है आपका घोष वर्ण के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जितना भी स्वर वर्ण है ये सब भी आपके घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो है य, र, ल, व, ह, ये भी आपका जो है वो घोष वर्ण के अंतर्गत आता है। आपको एग्जाम्पल दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जो है वो घोष वर्ण है, ये आपको बताना है। अब हम लोग देखते हैं अघोष वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन ना हो उसे हम लोग अघोष वर्ण कहते हैं। और इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का जो है वो आपका प्रथम और द्वितीय। प्रथम में कौन कौन सा है ये देख लीजिए, क, छ, ट, त, प, और द्वितीय में ख, छ, ठ, थ और फ, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है वो तीनों सा, ये सब जो है वो आपका अघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको याद रखनी है।
चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने वर्ण विचार से रिलेटेड दो चीज़ों को सीख लिया। पहला थोड़ा सा उसकी जानकारी ले लिया, और दूसरा में हम लोग जो है इसके वर्गीकरण को देखें। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका उच्चारण स्थान के बारे में। ठीक है, उच्चारण स्थान जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे जानना है कि कंठ से उच्चारण किया जाने वाला जो है वो कौन कौन से वर्ण है। तो आपका स्वर वर्ण में अगर बात करें तो 2 वर्ण है। ठीक है, अ अमेकर आ, उसके बाद क वर्ग का पाँचों है। ठीक है, विसर्ग है और हा है। ठीक है, ये सब जो है आपका कंठ से उच्चारण होता है। इसके अलावा तालु से किसका उच्चारण होता है? हर्षय दुर्घय। ठीक है, स्वर में बात करें तो हर्षय दुर्घय, व्यंजन में बात करें तो आपका छ वर्ग का सारा और य और सा। ठीक है, ये आपका तालु में आता है। चलिए, मूर्धा में किसका उच्चारण होता है? तो री का। ठीक है, उसके बाद ट वर्ग का पाँचों और र और सा, ये जो है आपका व्यंजन में आता है, और इसका उच्चारण जो है आपका मूर्धा से होता है। दंत से बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा त वर्ग का जो है वो आपका पाँचों वर्ण, उसके बाद ली, ठीक है, स, ये सब जो है आपका दंत के अंतर्गत आता है। ओष्ठ के अंतर्गत क्या आता है? हर्षव दुर्घव। ठीक है, स्वर के अंतर्गत, और उसके बाद प वर्ग का पाँचों जो है आपका ओष्ठ से उच्चारण होता है, यानी कि ओठ से उच्चारण होता है। चलिए, नेक्स्ट है नासिका। ये अक्सर पूछा जाता है, नासिका यानी कि मुख और नाक से जिसका उच्चारण होता है। तो अंगा जैसे हो गया, ठीक है, यानी कि पंचमा अक्षर जो होते हैं उनका उच्चारण स्थान जो है वो नासिका से होता है। ठीक है, नासिका यानी सभी वर्ग का जो है 5वां अक्षर होता है वो आपका जो है वो आपका नासिका से उच्चारण होता है। कंठ तालु मिक्सिंग वाला जो आ जाता है, कंठ तालु से जिसका उच्चारण होता है तो आय ए। ठीक है, ये सब जो है वो आपका कंठ तालु से उच्चारण होता है। कंठ ओष्ठ से जो है वो ओ और आव होता है। दंत ओष्ठ से व होता है। व बहुत पूछा जाता है आपको एग्जाम में कि व का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो दंत और ओष्ठ दोनों। इसके अलावा यहाँ पे आपको याद रखना है दंतपूल। ठीक है, दंतमूल। ठीक है, जिसका दूसरा नाम वत्सरी है। और तो इसमें जो है वो कैसे वर्ण आते हैं? तो जिन अरबी फारसी वर्णों का उच्चारण ऊपर वाले मसूड़े के कठोरतम भाग से होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये सब जो है वो फारसी वर्ण है। फ लिख दिए, नीचे जो है वो बिंदु दे दिए, फिर ज लिख दिए, नीचे जो है वो बिंदु दे दिए, जैसे कि जाफर, ये सब जो है आता है आपका दंतमूल के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस तरह आपको 12 पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, 12 स्थान है जहाँ से आप जो है वो वर्णों का उच्चारण करते हो। नेक्स्ट है जिह्वा मूलक वर्ण। जिन अरबी फारसों के वर्णों का उच्चारण जिह्वा के पीछे भाग से होता है, वैसे जो है वैसे वर्ण को हम लोग जिह्वा मूलक वर्ण कहते हैं। जैसे का है, उसके नीचे अगर बिंदु दे दिए तो ये सब जो है फारसी वर्ण है के अंतर्गत आता है, और हिंदी में जो है वो उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका उच्चारण स्थान जो है वो जिह्वा मूलक है। नेक्स्ट है अले जिह्वा, या फिर जिसको हम लोग काकल्य वर्ण कहते हैं। तो काकल्य वर्ण से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख खुला रहता है तथा वायु कंठ को खोलकर छटके से बाहर आती है, जैसे कि हा। हा का उच्चारण स्थान अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोलोगे काकल्य वर्ण। ठीक है, अगर आपको ये ऑप्शन देखने को मिलता है तभी आप कहोगे काकल्य वर्ण। वरना जो है आपको पहले भी मैंने बता चुका है कि कंठ से जो है वो हा का उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जो है वहाँ पे आंसर देना होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको बारे में जान लीजिए कि पंचमा अक्षर किसे कहते हैं। तो देखिए, सभी वर्णों का जो है वो 5वां अक्षर जो है वो पंचमा अक्षर कहलाता है। ठीक है, ये अपने वर्ग के 5वें अक्षर होने के कारण इन्हें जो है वो पंचमा अक्षर कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने वर्ण विचार से रिलेटेड तीनों बातों को जान लिया। ठीक है, थोड़ा सा वर्णों के बारे में जाना, उसके क्लासिफिकेशंस को जाना, और यहाँ पे उनके उच्चारण स्थान को जाना। तो यहाँ पे हमारा जो है वो हिंदी का पहला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। चलिए, अब हम लोग हिंदी के दूसरा टॉपिक अक्षर के बारे में जानते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको जो है वो एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो देखिए, अक्षर किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक ध्वनियों का वह समूह जिसका उच्चारण एक झटके से होता है, उसे हम अक्षर कहते हैं। जैसे कि राम 2 अक्षर से मिलकर बना है। अगर राम में पूछा जाए आपका कितना वर्ण है, तो आप कहोगे 4 वर्ण। अगर आपसे पूछा जाए कि राम में कितना अक्षर है, तो आप बोलोगे 2 अक्षर। ठीक है, यहाँ पे पूरा जो है खंडित कर देना जो है वो आपका वर्ण कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे कि राम को तोड़ा गया है, रा को भी 2 भागों में तोड़ा गया है, र प्लस आ। ठीक है, तो ये सब वर्ण के अंतर्गत आता है, और ये अकेला जो है वो आपका अक्षर होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अक्षर और वर्ण में अंतर पता चल गया। अक्षर जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक बुद्धाक्षर और दूसरा मुक्ताक्षर। बुद्धाक्षर किसे कहते हैं? ऐसा अक्षर जिसके अंतिम ध्वनि व्यंजन होती है उसे बुद्धाक्षर कहते हैं। जैसे कि नाम, ठीक है, माँ हलंत दिया गया है, हल्ला में हलंत दिया गया है, तो ये सब के अंतिम में जो है आपका व्यंजन वर्ण आ रहा है, इसलिए इसको जो है हम लोग बुद्धाक्षर कहेंगे। नेक्स्ट टाइप है मुक्ताक्षर। मुक्ताक्षर किसे कहते हैं? मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि जो है वो आपका स्वर्ण वर्ण होती है, जैसे कि खा।
खा में अगर हम लोग इसको तोड़ेंगे तो ख प्लस अमेकर आ। देखिए यहाँ पे लास्ट वाला जो है वो आपका स्वर वर्ण है, इसलिए इसको जो है हम लोग मुक्ताक्षर के अंतर्गत रखेंगे। तो इसी तरह यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसे आप लोग जो है वो अच्छे से समझ सकते हो। दोस्तों इसके अलावा इस चैप्टर में आपको याद रखना होता है कि बलाघात किसे कहते हैं। ठीक है, बलाघात किसे कहते हैं, शब्दों को दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जो है आपका बलाघात है। तो बलाघात किसे कहते हैं ये आपको पता होने चाहिए। देखिए किसी शब्द का उच्चारण करते समय खास खास अक्षर पर स्वर को धक्का लगता है। ठीक है, किसी शब्द का उच्चारण करते समय खास खास अक्षर पर स्वर को धक्का लगता है, उसे हम लोग जो है वो बलाघात कहते हैं। जैसे कि इंद्र, विष्णु, निसंदेह। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दोगे तो देखिए कर्मशः यहाँ पे इंद्र में जो है वो ई जो वर्ण है, ठीक है, इस पे जो है वो जोर से धक्का लगाना पड़ता है, थोड़ा जोर से इसको जो है वो बोलना पड़ता है। उसी तरह विष्णु में जो है वो वी, ठीक है, और निसंदेह में जो है वो नी। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, उच्चारण करते समय जोर से धक्का लगाना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इन्हीं वर्णों पर बलाघात माना जाता है। तो यहाँ पे इतना चीज़ें आपको अक्षर के अंतर्गत पढ़ना था। तो यहाँ पे जो है आपका 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में देखते हैं। अब हम लोग हिंदी का एक नया टॉपिक यानी कि तीसरा टॉपिक शब्द विचार के बारे में देखेंगे। शब्द विचार में सबसे पहले आपको शब्द क्या होता है ये पता होनी चाहिए। तो एक या अनेक वर्णों की स्वतंत्र या फिर सार्थक ध्वनि को हम लोग जो है वो शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे कि पानी, आम, रोना, ऐसा बहुत सारे वर्ड है जिसका अर्थ निकलता हो। ठीक है, लाखों वर्ड है। तो देखिए यहाँ पे पानी जो है वो अनेक वर्णों से मिलकर बना है और इसका एक सार्थक अर्थ है, तो इसीलिए ये जो है वो शब्द के अंतर्गत आएगा। अब देखिए यहाँ पे आपके एग्जाम से क्या क्या पूछे जाते हैं। शब्द को जो है वो जनरली 5 तरह से क्लासिफाई किया गया है, मतलब कि 5 तरह से डिवाइड जो है यहाँ पे आपका वर्गीकरण किया गया है। पहला है सामान्य अर्थों में, दूसरा विकास या उद्गम की दृष्टि से, तीसरा व्युत्पत्ति की दृष्टि से, चौथा प्रयोग के आधार पर और पांचवा जो है वो अर्थ के आधार पर। लेकिन आपके एग्जाम में केवल जो है वो 2 टाइप से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विकास या उद्गम की दृष्टि से, व्युत्पत्ति की दृष्टि से। लेकिन यहाँ पे हम हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सामान्य अर्थों में। सामान्य अर्थों में शब्दों को जो है वो 2 भागों में बांटा जाता है, एक सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। ठीक है, नाम पे ही दे रखा है सार्थक शब्द, मतलब कि जिसका एक अर्थ निकलता हो। ठीक है, जैसे कि पुस्तक, कमल, पानी, तो ये सब का अर्थ निकलता हो, इसलिए ये सब जो है वो सार्थक शब्द के अंतर्गत आएगा। दूसरा है निरर्थक शब्द, वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो, वो सबको जो है हम लोग निरर्थक शब्द कहेंगे। जैसे कि छप छप, कल कल, टलमल, ये सब ऐसा शब्द है। ठीक है, जैसे कि बोल दिया जाता है लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होता। और याद रखना है यहाँ पे आपको कि व्याकरण, हिंदी व्याकरण में जो है वो केवल सार्थक शब्दों का ही उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट टाइप है विकास या उद्गम की दृष्टि से, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विकास या उद्गम की दृष्टि से जो है शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा है विदेशज। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, संस्कृत से लाए गए वे शब्द जो ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें जो है हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि जल, माता, पिता, कपूर, सूर्य, नासिका, कवि, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि संस्कृत से हिंदी में लाए गए हैं और उनमें जो है वो कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। दूसरा है तद्भव, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में लाए गए हैं लेकिन उसमें जो है वो विचलन हुआ है। ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत जो है परिवर्तन किया गया है और हिंदी में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आंसू, ठीक है, आंसू शब्द जो है वो हिंदी में प्रयोग किया जाता है लेकिन यह जो शब्द है वो संस्कृत के अश्रु शब्द से आया हुआ है। ठीक है, उसी तरह अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो गांव, गांव जो शब्द है वो हिंदी में प्रयोग किया जाता है लेकिन ये जो है वो संस्कृत के ग्राम शब्द से हिंदी में आया है। बात करें पीला, तो पीला जो है वो संस्कृत के पीत शब्द से आया है। ठीक है, पीत से जो है वो पीला आया है, तो इससे जो है वो ऐसे शब्द को हम लोग जो है वो तद्भव शब्द कहेंगे। देशज शब्द क्या होता है, नाम पे ही दे रखा है देशज, मतलब कि देश का। तो देश के विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं से लिया गया शब्द जो है वो आपका देशज शब्द कहलाएगा। जैसे कि खिचड़ी, चिड़िया, पगड़ी, ये सब जो है आपका क्षेत्रीय भाषा शब्द है, देश के अंतर्गत बोले जाने वाली भाषा है। तो ऐसे शब्दों को जो है वो हिंदी में प्रयोग किया जाता है और ऐसे ही शब्दों को हम लोग देशज शब्द कहेंगे। विदेशज शब्द क्या होते हैं, जो कि विदेशी से लाए गए हैं और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि डॉक्टर, फीस, पुलिस, अंग्रेज, ये सब जो है वो विदेशी शब्द है और हिंदी में इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे ये सब चीज़ें जानकारी मिल गई होगी। चलिए नेक्स्ट टाइप है व्युत्पत्ति की दृष्टि से, यह भी आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से जो है वो शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, वैसा शब्द जिसको खंडित नहीं किया जा सकता और अगर इसको आप जबरदस्ती खंडित कर देते हो तो उसका जो है वो कोई भी अर्थ नहीं निकलता। जैसे कि कमल, जग, पुस्तक, आप भी जान सकते हो कि कमल को जो है वो हम लोग खंड नहीं कर सकते, अगर कर भी दे तो इसका जो है वो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यौगिक शब्द किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानिए कि यौगिक शब्द का निर्माण कैसे होता है। तो किसी भी शब्द में आप क्या करोगे, उपसर्ग या प्रत्यय लगाने से जो है वो जिस शब्द का, नया शब्द का निर्माण होता है उसे हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक का मतलब ही होता है एक तरह का मिश्रण, यानी कि 2
शब्दों का वर्णों का मिश्रण, ठीक है, शब्दों या फिर वर्णों का मिश्रण। तो कोई भी शब्द है जिसके आगे या पीछे जो है वो उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर हम लोग नया शब्द बनाते हैं उसको जो है वो यौगिक शब्द कहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे शब्दों को खंडित करने पर सार्थक अर्थ निकलता है, ठीक है। रूढ़ में क्या होता था, हम लोग शब्द को खंडित नहीं कर सकते थे, यौगिक में हम लोग सबको खंडित कर सकते हैं और यहाँ पे जो है वो उसका सार्थक अर्थ भी निकलता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग समझिए कि पाठशाला, पाठशाला, तो पाठशाला को अगर हम लोग खंडित करेंगे तो पाठ प्लस शाला, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग दोनों शब्दों की बात करेंगे खंड करने के बावजूद भी यहाँ पे दोनों का अर्थ निकलता है। शाला मतलब आलय, मतलब कि एक तरह का घर रहने वाला, ठीक है, और पाठ मतलब कि पढ़ाई से रिलेटेड। तो यहाँ पे दोनों शब्दों का अर्थ जो है वो खंडित करने के बावजूद भी निकल रहा है, तो ये जो है आपका यौगिक के अंतर्गत आ जाएगा। तीसरा टाइप है योग रूढ़। योग रूढ़ का निर्माण भी सेम आपका यौगिक की तरह होता है, यानी कि किसी शब्द के आगे उपसर्ग लगाकर या फिर उसके पीछे जो है वो प्रत्यय लगाकर इसका निर्माण किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है वो एक तरह का स्पेशल चीज़ आपको याद रखना है कि योग रूढ़ में जो है वो शब्दों का एक विशेष अर्थ निकलता है। जैसे कि आपका हो गया पंकज, पंकज शब्द कैसे बना पंख प्लस जा, ठीक है, इस पे जो है वो जा आपका प्रत्यय लग गया और पंकज शब्द बना, ठीक है, यौगिक की तरह इसका निर्माण हो गया। लेकिन पंकज का अर्थ क्या होता है, एक स्पेशल अर्थ होता है कमल। दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं, लंब में अगर हम लोग एक प्रत्यय लगा दें उदर, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है वो लंबोदर बन गया, ठीक है। अब लंबोदर का एक विशेष अर्थ होता है गणेश जी, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है ऐसा शब्द योग रूढ़ के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट समझते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों को जो है वो दो भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होता है कि वे शब्द जो भाषा में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन और कारक के कारण जो है वो अपना रूप बदल देते हैं, वैसे शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है। जैसे कि लड़की का अगर हम लोग यहाँ पे जेंडर चेंज करें या फिर लिंग परिवर्तन करें तो आपका लड़का बन जाता है। पुत्री का वचन परिवर्तन करें तो यहाँ पे पुत्रियाँ बन जाता है। पुत्री का अगर हम लोग कारक प्रयोग कर ले तो पुत्रियों के लिए, ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे आपका जो है ये सब विकारी शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। अब विकारी शब्द में क्या होता है कि लिंग, वचन और कारक जो है वो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता, यानी कि वैसे शब्दों को अविकारी शब्द कहा जाता है जिनमें वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि बच्चा धीरे धीरे बोलता है, तो यहाँ पे जो आपका लिंग, वचन और कारक के कारण जो है वो कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता, ठीक है, तो वैसे शब्दों को हम लोग जो है वो अविकारी शब्द कहेंगे। नेक्स्ट इसका क्लासिफिकेशन है अर्थ के आधार पर। तो एकार्थी शब्द जिसका एक अर्थ निकलता हो, माता पिता भाई बहन ऐसे लाखों एग्जाम्पल हैं, ठीक है, तो उन्हें एकार्थिक शब्द कहेंगे। अनेकार्थिक शब्द, देखिए नाम पे ही जो है वो सबका मतलब दे रखा है। अनेकार्थिक शब्द मतलब कि अनेक अर्थ निकलते हो, जैसे कि अर्थ, अगर हम लोग अर्थ शब्द कहते हैं तो इसका मतलब केवल धन ही नहीं होता, मतलब होता है, कारण भी होता है। पर्यायवाची शब्द जिसका जो है वो पर्यायवाची शब्द आपको पता होती है कि एक शब्द को जो है वो अलग अलग शब्दों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। विलोम शब्द भी आपको पता है, ऑपोजिट वर्ड, तो ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी सा टॉपिक है। तो हमारा जो है वो यहाँ पे शब्द विचार भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। अब हम लोग हिंदी का फोर्थ टॉपिक संज्ञा के बारे में जानेंगे। देखिए संज्ञा में आपको क्या याद रखना है कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को जो है वो संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अगर व्यक्ति का नाम ले ले तो मोहन, राम, श्याम, जानवर का नाम ले ले तो गाय, बिल्ली, स्थान का दिल्ली, आगरा, पटना, कुछ भी ले लीजिए, वस्तु का नाम पुस्तक, किताब, कॉपी, किताब, कुछ भी, विचार का नाम जैसे कि मधुर, मधुरता, अच्छाई, बुराई, ये सब जो है वो विचार या भाव का नाम है। तो ऐसे शब्दों को जो है हम लोग संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है वो आपके एग्जाम से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको अगर पूछा जाता है कि अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो आपको 5 जवाब देना है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से संज्ञा के कितने भेद हैं तो आपको 3 जवाब देना है, ठीक है। इसी में जो है वो अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि किसमें जो है वो 5 देना होता है और किसमें जो है वो 3 जवाब देना होता है। तो देखिए अर्थ के विचार से जो है वो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस शब्दों में किसी व्यक्ति या स्थान का बोध होता है उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि राम, रांची, पटना इत्यादि। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कि जिस शब्दों से किसी संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे पशु, नारी, मनुष्य, देश, नदी आदि। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्दों से किसी व्यक्ति या पदार्थ का स्वभाव, गुण या फिर भावना प्रकट हो उसे हम लोग जो है वो भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नाम में ही दे रखा है भाव, ठीक है, किसी का भाव प्रकट हो उसे जो है वो हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि सरलता, मधुरता, चतुरता, सज्जनता, ये सब जो है वो आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा। नाम पे दे रखा है समूह, ठीक है, जिससे जो है वो किसी व्यक्ति या पदार्थ के समूह का बोध होता है उसे हम लोग जो है वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि आपका हो गया समूह का, समिति हो गया, वर्ग हो गया यानी कि क्लास, सभा,
टोली, ये सब जो है आपको समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आएगा? द्रव्य, ठीक है, मैटर, वैसा पदार्थ या फिर किसी वस्तु, धातु, ठीक है, द्रव्य का बोध कराता हो, ठीक है, वैसा संज्ञा जो किसी धातु द्रव्य का बोध कराता हो, जिसको जो है मापा या तोला जा सके, उसको जो है हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं, जैसे कि लोहा, पीतल, सोना इत्यादि, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है पांचों चीज़ों का मतलब पता चल गया। देखिए एग्जाम में आपको जो है इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए एग्जाम्पल में कन्फ्यूजन नहीं होना है। बहुत से लोग जाति और समूह में जो है वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब हम लोग देखते हैं कि व्युत्पत्ति के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब बहुत से लोगों का कंफ्यूज होगा, ये तो हम लोगों ने शब्द विचार में पढ़ रखा है। तो जी हाँ, जो आपने शब्द विचार में पढ़ा है सेम वही चीज़ है, ठीक है, वही चीज़ आपको जो है वो संज्ञा में भी पढ़ना है। व्युत्पत्ति के दृष्टि से जो है वो संज्ञा के यही 3 भेद होते हैं और डिफिनेशन जो है वो उसका सेम है। तो यहाँ पर हम लोगों ने संज्ञा चैप्टर को भी बहुत ही आसानी से कम समय में कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। अब हम लोग हिंदी का 5वां टॉपिक सर्वनाम के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सबसे पहले सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, राम आया, उसे खाना दो। देखिए राम यहाँ पे संज्ञा है, लेकिन यहाँ पे राम जो है वो यूज नहीं किया गया, क्योंकि राम पहले एक बार यूज किया गया था, तो इसलिए इसके जगह पे आपका जो है वो सर्वनाम यूज किया गया है, ठीक है। और ये जो सर्वनाम किसके बदले यूज किया गया है? संज्ञा के बदले यूज किया गया है। तो आई होप कि आप इसे जो है वो समझ गए होंगे। चलिए अब क्या है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के जो है वो 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, 5वां प्रश्नवाचक सर्वनाम और 6ठा जो है वो निजवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पे आपको जो है वो जनरली इन लोग का एग्जाम्पल पूछा जाता है कि कौन सा एग्जाम्पल जो है कौन सा सर्वनाम है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं हम लोग जानते हैं। देखिए जो सर्वनाम किसी पुरुष या स्त्री के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, नाम के आगे ही दे रखा है पुरुष, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग समझ लीजिए कि पुरुष या स्त्री, वैसा सर्वनाम जो किसी पुरुष या फिर स्त्री के स्थान पर प्रयोग होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम को जो है वो 3 भागों में बांटा जाता है: उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम और अन्य पुरुष सर्वनाम। उत्तम पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं? बोलने वाले या कहने वाले को हम लोग जो है वो उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। या एक वचन और बहुवचन में होते हैं, जैसे कि मैं, मुझको, हम, हमें, ये सब जो है वो एक तरह का उत्तम पुरुष सर्वनाम है। तो आपको एग्जाम में जो है वो पूछा जा सकता है कि हम, ये कौन सा सर्वनाम है, तो आपको पुरुषवाचक सर्वनाम कहना होगा। और अगर उसके अंतर्गत भी पूछा जाए कि यह कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो आपको यहाँ पे जो है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहना होगा। दूसरा आता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम में मध्यम पुरुष सर्वनाम। सुनने वाले को मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। बोलने वाले को उत्तम पुरुष सर्वनाम, सुनने वालों को मध्यम पुरुष सर्वनाम, जैसे कि तू, तुम, आप, ये सब जो है वो आपका मध्यम पुरुष सर्वनाम है। तीसरा आता है अन्य पुरुष सर्वनाम, ठीक है। तो जिसके विषय में कहा जाए उसे जो है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि यह, ये, वह, वो, ये सब जो है आपका अन्य पुरुष सर्वनाम है। तो यहाँ पे आपका जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए नाम पे ही दे रखा है निश्चय, ठीक है, जिससे जो है वो निश्चय का बोध होता हो, ठीक है। जिस सर्वनाम से किसी विषय के बारे में ठीक ठीक एवं निश्चित जानकारी होती है उसे जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये सब जो है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। यह का प्रयोग निकट के वस्तु के लिए और वह का प्रयोग जो है वो दूर के वस्तु के लिए किया जाता है। उदाहरण के तौर पे आप समझिए, यह अनुज आपका भाई है, ठीक है। यह अनुज जो है वो आपका भाई है, तो यह जो है वो यहाँ पे आपका निश्चय बता रहा है कि यह अनुज जो है वो आपका भाई है या फिर मेरा भाई है। तो यहाँ से जो है वो ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। वह रोटी जली है, तो यहाँ पे निश्चय का बोध हो रहा है कि वह रोटी जो है वह जली हुई है, ठीक। उसी तरह यहाँ पे तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक का जस्ट अपोजिट जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इससे जो है वो निश्चितता का बोध नहीं होता। जैसे कि जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु का बोध ना कराए उसे जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके जो है वो 2 रूप होते हैं, कोई और कुछ। तो इन 2 शब्दों से जो है वो निश्चित का बोध नहीं होता। एग्जाम्पल से समझिए कि जल्दी से दरवाज़ा बंद करो नहीं तो कोई देख लेगा। कोई देख लेगा, यहाँ पे जो है वो फिक्स नहीं है कि कौन देख लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो अनिश्चित का बोध हो रहा है, निश्चय का बोध नहीं हो रहा है, तो इसीलिए जो है वो ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, ठीक। उसी तरह कुछ भी जो है वो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। 4th टाइप है संबंधवाचक सर्वनाम, जो कि संबंध बताता हो, ठीक है, संबंध बताता हो। तो जिस सर्वनाम से एक शब्द या एक वाक्य का दूसरे शब्द या दूसरे वाक्य से संबंध स्थापित हो, ठीक है।
जिस सर्वनाम से एक शब्द या एक वाक्य का दूसरे शब्द या दूसरे वाक्य से संबंध स्थापित हो उसे जो है वो हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके भी जो है वो दो रूप है, जैसे कि जो और सो, ये सब जो है वो संबंधवाचक के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो यहाँ पे जो है वो पहला लाइन का जो संबंध है जैसा करोगे उसका संबंध जो है वो दूसरा लाइन से बोला गया है। तुम जो भी दोगे सो मेरे लिए थोड़ा ही अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध बताया जा रहा है। ठीक उसी तरह अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, ठीक है, नाम पे दे रखा है प्रश्न, ठीक है, जिससे जो है प्रश्न का बोध होता है। तो जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता हो उसे जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके भी दो रूप हैं, कौन और क्या, ठीक है। ये सब जो है वो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाता है। आपके घर कौन आ रहा है, तो कौन जो है वो यहाँ पर आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम क्या खा रही हो, तो क्या खा रही हो, यहाँ पे क्या जो है वो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। लास्ट टाइप है निजवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य के कर्ता के लिए होता है लेकिन उसके द्वारा कोई कार्य संपन्न नहीं किया जाता। फिर से सुनिएगा कि जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य के, ठीक है, कर्ता के लिए होता है लेकिन उसके द्वारा कोई कार्य संपन्न नहीं किया जाता उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसका रूप जो है वो आप जो है पूछा जाएगा कि आप कौन सा वाचक सर्वनाम है, तो आपको बोलना है निजवाचक सर्वनाम है। उस तौर पे अगर देखें तो आप भला तो जग भला, ठीक है, आप भला तो जग भला। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कर्ता का प्रयोग हो रहा है लेकिन इसके द्वारा जो है वो कोई भी काम संपन्न नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जो है वो आप जो है वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। तो बस सर्वनाम में आपको यही सब चीज़ें पढ़नी थी। एग्जाम में जो है आपको इसके एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे ज़्यादा जो है वो आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो आई होप कि आपको जो ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। अब हम लोग हिंदी का छठा टॉपिक क्रिया यानी कि वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 5 टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। देखिए क्रिया किसे कहते हैं, तो जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पिताजी अखबार पढ़ते हैं, तो यहाँ पे पढ़ना जो है वो आपका एक क्रिया है। इसके अलावा खेलना, रोना, दौड़ना, भागना आदि जो है वो क्रियाओं के उदाहरण हैं। क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो आपको वहाँ पे 2 आंसर देना है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहा जाता है, तो देखिए यहाँ पे नाम पे ही दे रखा है स से साथ और कर्म से कर्म, ठीक है। तो जिस क्रिया के साथ कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, ठीक है, तो राम ने रावण को मारा, यहाँ पे मारना जो है वो आपका क्रिया हो गया, वर्ब हो गया, और यहाँ पे राम जो है वो करता है। लेकिन देखिए यहाँ पे कर्म भी आपका जो है वो दे रखा है, ठीक है, रावण जो है वो कर्म है। तो जिस क्रिया के साथ कर्म हो आपका तो वो जो है वो आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो इस वाक्य में क्रिया मारना है तथा कर्म जो है वो रावण है। चलिए नेक्स्ट है अकर्मक क्रिया। तो अ मतलब होता है अब्सेंट, एक तरह से समझ लीजिए, अनुपस्थित, और कर्म, ठीक है। तो जिसमें जो है वो कर्म का अनुपस्थिति हो, ठीक है, जिसमें जो है वो कर्म नहीं हो, तो वैसी क्रिया को जो है वो अकर्मक क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल विवेक हंसता है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि विवेक जो है वो हंसता है, ठीक है। तो यहाँ पे हंसना जो है वो आपका क्रिया है और विवेक जो है वो करता है, लेकिन यहाँ पे कर्म की जो है वो अनुपस्थिति है, कर्म जो है वो इस वाक्य में नहीं है, तो यहाँ पे जो है आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल से आप लोग समझते हैं, थोड़ा अंतर देख लेते हैं कि सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया। देखिए रीना गीत गाती है, तो रीना आपका कर्ता हो गया, गीत जो है वो आपका कर्म हो गया, और गाती जो है वो आपका गाना क्रिया हो गया। लेकिन अकर्मक क्रिया में इसे क्या कहेंगे, रीना गाती है, इसमें जो है वो कर्म नहीं है, तो इसको जो है हम लोग अकर्मक क्रिया कहेंगे। ठीक उसी तरह रोहन कपड़े बदलता है, तो कपड़े यहाँ पे कर्म हो गया, तो यह सकर्मक के अंतर्गत आ जाएगा। कपड़ा बदल रहा है, ठीक है, ओनली जो है वो कपड़ा बदल रहा है, तो ये आपका कर्ता में बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है वो कर्म नहीं है, ओके। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हो। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि संरचना के दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो आपको जवाब देना है 5 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं कि सामान्य क्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। सामान्य क्रिया, वाक्य में किसी एक क्रिया का प्रयोग सामान्य क्रिया कहलाता है, ठीक है। अगर किसी वाक्य में केवल एक क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है तो वो सामान्य क्रिया कहलाएगा। जैसे कि वह आया, उसने लिखा, इसमें केवल एक क्रिया है, आना यानी कि आया, और लिखना यानी कि लिखा, इसमें जो है बस एक क्रिया का यूज किया गया है, इसलिए यह जो है वो सामान्य क्रिया कहलाएगा। दूसरा है संयुक्त क्रिया, जो क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त का मतलब ही होता है मिक्स, ठीक है। तो जैसे वह उठ बैठा, मोहन खड़ा हो गया आदि, इन वाक्यों में उठ बैठा जो है
खड़ा हो गया, संयुक्त क्रियाएं हैं, ठीक है, उठना भी और बैठना भी, यहाँ पे दोनों जो है वो क्रियाएं मिली हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका संयुक्त क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट है नाम धातु क्रिया, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनी क्रिया जो है वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों से जो क्रिया बनती है उसको जो है वो नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे शर्म से जो है वो शर्माना बना, बात से बतियाना बना, अपना से अपनाना बना, गर्म से जो है वो गरमाना बना, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है वो ये नाम धातु क्रिया हो जाएगी। वैसी क्रिया जो संज्ञा या सर्वनाम विशेषण से बनती है। चलिए नेक्स्ट टाइप है प्रेरणार्थक क्रिया। नाम पे दे रखा है जिससे कि प्रेरणा मिलता हो, ठीक है, प्रेरणा दिया जाता हो। तो जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता हो, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षक बच्चों को पुस्तक पढ़वाता है, तो शिक्षक यहाँ पे जो है वो आपका कर्ता खुद काम ना करके दूसरों से करवा रहा है, बच्चों से करवा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ना जो है वो क्रिया से पढ़वाता रूप बनाया गया है, जिससे ज्ञात होता है कि शिक्षक बच्चों को पुस्तक पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप है पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है, मुख्य क्रिया से पहले प्रयुक्त होने वाली कोई क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्व मतलब क्या होता है कि पहले, ठीक है, तो वैसी क्रिया जो है वो मुख्य क्रिया से पहले अगर उपयोग की जा रही है तो उसको जो है वो वहाँ पे हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। राम खाना खाकर पाठशाला गया, तो इस वाक्य में मुख्य क्रिया गया है, ठीक है, मुख्य क्रिया जो है वो आपका गया है, लेकिन इससे पूर्व भी एक क्रिया का यूज हो रहा है, वो क्या है, खाकर, ठीक है, खाकर क्रिया आई है और यह जो है वो आपका पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। तो दोस्तों बस आपको क्रिया में बस इतना ही चीज़ पढ़नी थी, ठीक है, और इसके अंतर्गत जो है वो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके एग्जाम्पल पे आप लोग जो है वो खासकर ध्यान दीजिएगा और किस आधार पे कितना टाइप होता है ये चीज़ पे आप लोग जो है वो ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग हिंदी का 7वां टॉपिक विशेषण यानी कि एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि विशेषण किसे कहते हैं। तो देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे कि काली गाय, यहाँ पे गाय जो है आपका संज्ञा है और इसकी विशेषता जो है वो काली बता रही है, ठीक है, यानी कि गाय जो है वो काली है, तो काली जो है वो यहाँ पे आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक उसी तरह टोपी की विशेषता जो है वो आपका लाल रंग बता रहा है, तो ये लाल जो है वो आपका विशेषण हो जाएगा। उसी तरह उजला हाथी, उजला यहाँ पे आपका जो है वो विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है, ठीक है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है उसे विशेषण कहा जाता है, लेकिन जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि काली गाय, ठीक है, तो काली जो है वो यहाँ पे विशेषण था, लेकिन विशेषता जो है वो गाय की बताई जा रही थी, तो यहाँ पे गाय जो है वो आपका विशेष्य हो जाएगा। इसके अलावा ये तो नाउन है ही, ठीक है, संज्ञा तो है ही, लेकिन यहाँ पे आपको जो है वो विशेष्य कहा जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन के विशेषण जो है वो कितने टाइप के होते हैं, तो 4 टाइप के। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, इसके अलावा आपका होता है संख्यावाचक विशेषण और एक होता है सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। आगे हम लोग जो है वो 1 बाय 1 करके यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द किसी वस्तु के रंग, आकार, अवस्था, गुण, स्थान, काल व्यक्त करते हैं उसे जो है वो गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि भला आदमी, लंबा पैर, गोल डिब्बा, पीला वस्त्र, तो ये सब जो है वो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। लंबा पैर को विशेषता बता रही है कि वो लंबा है, तो लंबा जो है यहाँ पर का गुणवाचक हो जाएगा। डिब्बा की विशेषता बताया जा रहा है कि यह जो है वो गोल है, तो गोल जो है वो आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। उसी तरह वस्त्र की विशेषता बता रहा है कि वस्त्र जो है वो पीला है, तो पीला जो है वो आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप है परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी वस्तु की तोल, माप, परिमाण को व्यक्त करे, ठीक है, को बताए, तो उसे जो है वो परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। यहाँ पे संज्ञा लिखा गया है लेकिन यहाँ पे विशेषण होगा, परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे कि 2 किलो गेहूँ, 4 मीटर कपड़ा, ये सब जो है वो विशेषता बता रही है कि गेहूँ जो है वो कितना है, 2 किलो, तो ये यहाँ पे आपका जो है वो परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप है संख्यावाचक विशेषण। नाम पे ही दे रखा है कि संख्या, जिससे जो है वो संख्या पता चलता हो, तो जिससे किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 4 गाय, ठीक है, गाय कितना है, 4 है, तो 4 जो है यहाँ पे आपका संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। 30 दिन, दिन कितना दिन बोला गया है, 30 दिन, तो 30 यहाँ पे संख्यावाचक हो जाएगा। 8 लड़के, 8 संख्यावाचक हो जाएगा, ठीक है। चलिए संख्यावाचक विशेषण के जो है वो 2 रूप होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक किसे कहते हैं? तो वे विशेषण जो निश्चित संख्या को बोध कराते हो उसे जो है आपका निश्चित संख्यावाचक कहेंगे। जैसे कि गणनावाचक में ले लेंगे, इसके अंतर्गत भी सब टाइप है गणनावाचक, 1, 2, 3, 4।
क्रमवाचक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आवर्तीवाचक दोगुना, तिगुना आदि, समुदायक वाचक दोनों, तीनों, चारों, ये सब जो है वो आपका संख्यावाचक विशेषण आ जाएगा। निश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित में आपका जो है वो क्या होता है कि वह विशेषण पद जिससे निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, जैसे कि बहुत, सब, तो इससे जो है वो निश्चित का बोध नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कितना, जैसे कि बोल देता है कि बहुत से लोग, तो कितने लोग, तो यहाँ पे जो फिक्स संख्या का बोध नहीं हो रहा है, इसीलिए ये जो है वो अनिश्चित संख्यावाचक कहलाएगा। अब हम लोग देखते हैं विशेषण का फोर्थ टाइप, यानी कि सार्वनामिक विशेषण। देखिए, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम में, तो, वह, ठीक है, के सिवा अन्य सर्वनाम, यहाँ पे सर्वनाम हो जाएगा, जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो किसके अलावा, पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक के अलावा अगर कोई और सर्वनाम भी जो है वो संज्ञा के पहले आएगा तो वो जो है वो सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। जैसे कि वह नौकर नहीं आया, यहाँ पे वह हो जाएगा, वह नौकर नहीं आया। यह घोड़ा अच्छा है, यहाँ पर नौकर और घोड़ा जो है संज्ञाओं के पहले विशेषण के रूप में वह, यह सर्वनाम आया है। ठीक है, तो वह नौकर नहीं आया, तो यहाँ पे जो वह है आपका संज्ञा के पहले आया हुआ है, सर्वनाम है। और इसी तरह यहाँ पे जो दूसरा एग्जाम्पल में जो है यह घोड़ा अच्छा है, तो यहाँ पे यह जो है वो आपका इस संज्ञा के पहले आया है। घोड़ा जो है आपका संज्ञा है और इसके पहले एक सर्वनाम आया है यह, तो यह जो है आपका यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है कि विशेषण कैसे बनाए जाते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्ययों के साथ उपसर्ग, प्रत्यय आदि लगाने से विशेषण बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कन्वर्जन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कोई संज्ञा का शब्द दे रखा है, उसको बोलेगा कि इसको विशेषण में कन्वर्ट कीजिए, बदलिए। तो देखिए कुछ शब्द हम लोग देख लेते हैं संज्ञा से बने विशेषण। भेद, ये संज्ञा शब्द है, इसका विशेषण क्या होगा, भिन्न। कुल, कुल का विशेषण कुलीन। चाल का विशेषण चालू। मृत्यु का विशेषण मृतक। लय का विशेषण लीन। और यहाँ पे एक है नमक, नमक से अगर विशेषण बनाने बोलेगा तो क्या हो जाएगा, नमकीन। और देख लेते हैं एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे है। काल, काल से कालिक हो जाएगा, रंग से रंगीन हो जाएगा, संप्रदाय से सांप्रदायिक हो जाएगा। तो ऐसे जो है वो अनेकों यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप लोग जो है वो बुक से इसे पढ़ लीजिएगा। उसी तरह सर्वनाम से विशेषण कैसे बनाया जाता है, तो देखिए यह से ऐसा हो जाएगा, मैं का विशेषण जो है वो मुझसा हो जाएगा, तुम का तुमसा हो जाएगा, जो का जैसा, वह का वैसा, कौन का कैसा, ये सब जो है वो विशेषण शब्द है। क्रिया से भी विशेषण बनाया जाता है, जैसे कमाना एक क्रिया है, इसका विशेषण बनाने दिया जाए तो आप कमाओ कीजिएगा। लड़का से लड़ाकू, लड़ना से लड़ाकू, हंसना से हंसोड़, चलना से चलताओ, उड़ना से उड़ाओ। ठीक है, अव्यय से विशेषण कैसे बनाया जाता है ये भी पूछा जा सकता है। तो नीचे से निचला हो जाता है, ऊपर से ऊपरी हो जाता है, बाहर से बाहरी हो जाता है, आगे से अगला हो जाता है। ठीक है, पीछे से पिछला। तो ये सब जो है वो आपका यहाँ पे कन्वर्जन था। ठीक है, एक शब्द से दूसरे शब्दों में। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी पूरी लिस्ट जो है वो आपको बुक में दे रखी है, या फिर टेलीग्राम में इसको जो है हम अपलोड कर देंगे, वहाँ से इसको जो है अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग विशेषण को अच्छे से पढ़ लिया। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। अब हम लोग हिंदी का 8वां टॉपिक जिसका नाम है लिंग, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लिंग को कैसे परिभाषित किया जाता है। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के पुरुष या स्त्री होने का बोध हो उसे हम लोग लिंग कहते हैं। जैसे कि भाई, बहन, लड़का, लड़की, माता, पिता आदि। ठीक है, हिंदी में लिंग जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे कि बाघ, घोड़ा, बालक, कुत्ता, गधा आदि। ठीक है, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, घोड़ी, शेरनी, रानी आदि। चलिए ठीक है, अब देखिए आप जो है वो शब्दों को देखकर ये बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते वो स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। फॉर एग्जाम्पल आप नेत्र, एक शब्द ले लीजिए नेत्र, दूसरा ले लीजिए आँख। ठीक है, तो ये सब शब्दों को देखकर आप बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते कि ये स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। तो इसी को जानने के लिए हिंदी में जो है वो कुछ महत्वपूर्ण सामान्य नियम बनाए गए हैं, और ये नियम जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम कुछ बेसिक नियम के बारे में बात करेंगे, जैसे कि पुल्लिंग शब्दों को पहचानने के कुछ नियम। जिन शब्दों के अंत में त्र, न, ज, त्व, त ये सब वर्ण आपको दिखे, ठीक है, ये सब शब्द अगर किसी शब्दों के अंत में दिखे तो वो जो है हमारा पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा नियम है, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ना, आव, पन, पा, ठीक है, ये सब अगर दिखे तो वो भी हमारा जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर पाना, बढ़ाव, बड़प्पन, बुढ़ापा। ठीक है, तीसरा नियम है, ऐसा संज्ञा जिसके अंत में आ हो
जैसे कि कपड़ा, गन्ना, आटा, ये सब जो है आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएगा। चौथा नियम है ऐसा संज्ञा जिसके अंत में ता हो, जैसे कि बात, रात, लात, आंत, ये सब भी जो है वो आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। पांचवा नियम है ऐसा संज्ञा जिसके अंत में ओ हो, ठीक है, दीर्घ हो, तो जैसे कि आंसू, आलू, तो ये सब भी जो है वो आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कुछ स्त्रीलिंग शब्द के पहचानने के नियम। तो जिन संज्ञाओं के अंत में इया शब्द हो, ठीक है, इया, जैसे कि खटिया, डिबिया, पुड़िया, ये सब जो है वो आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएगा। जिन संस्कृत भाषाओं के संज्ञाओं में अ, ना, उ, ती, नी, ता, ई, ईमा हो, ठीक है, ईमा, तो ये सब जो है आपका यहाँ पे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएगा, जैसे कि दया, माया, वायु, रीति, नम्रता, राशि, महिमा, ठीक है, तो ये सब जो है आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएगा। ऐसा संज्ञा जिसके अंत में ऊ हो, ठीक है, जैसे कि बालू, दारू, देखिए कुछ एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, अपवाद है, जैसे कि वो वाले शब्द आपका पुल्लिंग में भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सोच विचार के आगे चलना है। तो यहाँ पे चलिए फोर्थ यहाँ पे है नियम कि जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, वट, ख, हट, ये सब शब्द दे रखा हो तो वो सब जो है आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएगा, जैसे कि सजावट, बनावट, भूख, राख इत्यादि, ठीक है। तो ये सब जो है वो कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण नियम थे और इसी से जो है वो आपका एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। कोई पुल्लिंग शब्द दे दिया जाता है, उसको आपको स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करने दे दिया जाएगा, ठीक है, या फिर आपको पहचाने दे दिया जाता है कि यह कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। तो ऐसे शब्दों को जो है वो आप लोग ध्यान से याद रख लेना, पढ़ लेना एक बार, ठीक है, अच्छे से। तो चलिए यहाँ पे ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। अब हम लोग हिंदी का नया टॉपिक, ठीक है, जो कि 9वां टॉपिक है, जिसका नाम है वचन, इस चैप्टर को देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का ज्ञान हो, बोध हो, उसे हम लोग वचन कहते हैं। जैसे कि चूहा एक है, अगर हम चूहे लिख दें तो ये अनेक हो गया, ठीक है। तो चूहा यहाँ पे एक वचन है और चूहे जो है यहाँ पे बहुवचन है। वचन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जिस शब्द से एक व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, लड़की, घोड़ा, घोड़ी आदि। बहुवचन क्या है कि जिस शब्द से एक से अधिक व्यक्ति या पदार्थों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, लड़कियाँ, ठीक है। ये सब जो है वो यहाँ पे बहुवचन है। चलिए इसके अतिरिक्त यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, नोट में आप लोग देख लीजिए क्या है कि हिंदी में कुछ ऐसे शब्द जो देखने में एक वचन लगते हैं लेकिन बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे लोग, दर्शन, दाम, प्राण, होश, ओट आदि। देखिए जिस तरह आप लिंग में जो है वो शब्दों को देखकर पहचान नहीं सकते कि वो स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है, उसी तरह वचन में भी आप शब्दों को देखकर ये बिल्कुल भी नहीं पहचान सकते कि वह एक वचन है या फिर बहुवचन है। इसीलिए जो है वो यहाँ पे इसके अनुरूप जो है वो कुछ नियम बनाए गए हैं जो आपका जानना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है कि एक वचन वाला शब्द दे दिया जाता है, उसको बहुवचन में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाता है, तो आपको अगर नियम पता है तभी आप उस चीज़ को जो है वो वहाँ पे बदल सकते हो। तो यहाँ पे हम कुछ महत्वपूर्ण नियम के बारे में बात करेंगे, आप इसे जो है वो अच्छे से ध्यान दीजिएगा। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। अकरांत पुल्लिंग शब्द, अकरांत पुल्लिंग शब्द वो होता है जिसके अंत में जो है वो आ आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सीधा सीधा आप समझिए कि अगर ऐसा शब्द आपको दिखे जिसके अंत में आ है, तो अगर उसको आपको बहुवचन बनाना है तो उसके अंत में आपको के या फिर यहाँ पे ए या फिर ओ जो है वो लगाना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि लड़का है, तो लड़का को अगर हम लोग बहुवचन बनाएंगे तो यहाँ लास्ट में जो है वो ए आपको लगाना पड़ेगा या फिर ओ आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। चलिए सेकंड को ऑप्शन देखते हैं। कुत्ता, कुत्ता को अगर आप बहुवचन बनाओगे तो यहाँ पे ओ आपको लगाना पड़ेगा। तो ये सब कुछ सामान्य नियम है। उसी तरह घोड़ा में आपको ए लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहीं पे नियम पे कहा गया है कि अगर किसी भी पुल्लिंग शब्दों के लास्ट में आ दिखे तो उसको जो है आप लोग क्या करना है कि ए और ओ में बदल देना है। नेक्स्ट नियम है कि अ अंत वाले शब्द में आ के स्थान पर ए लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे कि पुस्तक, पुस्तक को अगर बहुवचन बनाना है तो उसके लास्ट में ए लगा दे। रात को रातें, आँख का आँखें, भैंस का भैंसें, ठीक है। तो ये सब जो है आपका बहुवचन हो जाएगा। और नियम कुछ जानते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अ अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के आगे ए जोड़ने से बहुवचन बनता है, जैसे कि हवा से हवाएं, अध्यापिका से अध्यापिकाएं, महिला से महिलाएं, समस्या से समस्याएं, लता से लताएं, कन्या से कन्याएं, ठीक है। चौथा नियम है स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई को इया करके बहुवचन बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि मक्खी को अगर बहुवचन बनाना है तो मक्खियाँ हो जाएगा, बेटी को बेटियाँ, थाली को थालियाँ, रोटी को रोटियाँ, सखी को सखियाँ, डाली को डालियाँ। पांचवा नियम है या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या रखने से बहुवचन बनाया जाता है। चिड़िया का चिड़िया हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे जो है चंद्रबिंदु लगाया गया है, ठीक है।
कुतिया से कुतियाँ, चुटिया से चुटियाँ, गुड़िया से गुड़ियाँ। ठीक है, ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट नियम है, जिन शब्दों के अंत में उ, ठीक है, आता है उनमें ए जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे कि वधु, वधु में आपका उ आ रहा है तो यहाँ पे वधुएं, ये शब्द आपको लगा देना है, आपका बहुवचन में वो बदल जाएगा। 7वां नियम है, कुछ शब्दों के अंत में गण, वृंद, जन, वर्ग, दल आदि लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे कि कवि, कवि का अगर बहुवचन पूछा जाए तो इसमें आप क्या कीजिएगा कि गण शब्द जोड़ दीजिएगा, कविगण। गुरु से गुरुजन, मुनि से मुनिगण, खग से खगवृंद। ठीक है, तो ये सब जो है आपको याद रखना है। नोट में कवि का बहुवचन कवि एवं कविगण होता है। ठीक है, कवि का बहुवचन कवि एवं कविगण दोनों होता है। तो ऑप्शन में अगर कवि का कवि ही दे रखा हो तो आपको वहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। ओके, कारक के साथ प्रयुक्त करते समय एक वचन के अंत में ओ बहुवचन बनाया जाता है। जैसे चिड़िया का बहुवचन चिड़िया होता है, किंतु कर्ता के रूप में प्रयोग करने पर चिड़ियों का प्रयोग किया जाता है। तो दोनों आपका सही है, चिड़िया भी सही है और चिड़ियों भी सही है बहुवचन के फॉर्म में। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने वचन को देखा। ठीक है, जितनी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की, इसी से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बस आपको जो है वो नियम को अच्छे से पढ़ लेना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने वचन को कंप्लीट किया। अब हम लोग लास्ट टॉपिक इस क्लास का देखते हैं। ठीक है, लास्ट चैप्टर। अब हम लोग हिंदी का 10वां टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है कारक। ठीक है, कारक जो है वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, लेकिन हम लोग इतना करेंगे जितना कि आपका जो है वो क्वेश्चन बन जाए एग्जाम में। ठीक है, देखिए एग्जाम में जो है आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह पूछा जाता है कि मोहन कलम से पत्र लिखता है, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक आपको बताना है। ठीक है, तो ऐसा ही सेंटेंस आपको दे दिया जाता है और उसमें आपको जो है वो कारक पहचानने को बोला जाता है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पूरा कारक जो है पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। आप जो है केवल कारक के चिन्हों या विभक्ति का प्रयोग करके जो है वो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप कारक के चिन्हों को अच्छे से याद कर लीजिए। कारक जो है वो 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और इसके अलावा अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ठीक है, सबका विभक्ति चिन्ह आपको याद होना चाहिए। कर्ता ने कर्म को, यानी कि कर्ता का कारक चिन्ह ने है, कर्म को का कारक चिन्ह जो है वो को है। करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का के की, अधिकरण में पर और संबोधन है अरे। तो इतना चीज़ जो है वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इससे जो है आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे से का यूज किया गया है, तो आप कारक में पता लगा सकते हो। देखिए कर्ण कारक में जो वो से का उपयोग है। इसके अलावा आप देखोगे तो अपादान में भी से का उपयोग है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अपादान में जो से का उपयोग होता है वो पृथकता के बोध में होता है। ठीक है, अलगाव के बोध में, जिससे कि किसी वस्तु को एक दूसरे से अलग किया जाता है, वहाँ पे आपका अपादान कारक होगा। लेकिन क्वेश्चन में आपका जो है वो अलग नहीं किया जा रहा है। ठीक है, लगाव के अर्थ में, तो इसलिए यहाँ पे जो है आपका कर्ण कारक हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपका जो है वो कर्ण कारक होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग कि अपादान कारक कहाँ लगेगा। तो देखिए श्याम ने डाली से फूल तोड़ा, तो डाली से जो है वो फूल को तोड़ा जा रहा है, यानी कि अलगाव का स्थिति है। ठीक है, यहाँ पे पृथक हो रहा है, तो यहाँ पे जो है वो आपका अपादान कारक होगा। तो बस इतना से चीज़ें आपको याद रखनी है, इतना से ही आपका जो है एग्जाम में क्वेश्चन आसानी से बन। तो दोस्तों इस क्लास में हम लोगों ने हिंदी के 10th चैप्टर को जो है वो अच्छे से डिस्कस कर लिया। ठीक है, उतना डिस्कस कर लिया जितना कि आपके एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो आई होप कि आपको जो है वो आज का क्लास पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी जो है वो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर इसका पार्ट 2 आपको चाहिए, बाकी के जो चैप्टर बचे हुए हैं उनका भी वीडियो इसी तरह रिवीजन वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उसे लाने की। ठीक है, ये हमारा रिवीजन क्लास था, इसीलिए हमने इसमें जो है वो सारे चैप्टर को फास्ट वे में कंप्लीट किया। ठीक है, थोड़ा स्पीड में ही सही, लेकिन सारे चैप्टर को जो है यहाँ पे अच्छे से क्लियर कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।